हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड में यूनिट 4 में जो टॉपिक है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रॉस रेशो। ठीक है, देखिए डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी डी ये चारों नंबर्स क्या हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड a इंटू डी माइनस बी इंटू सी इज नॉन जीरो इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो इस टाइप की जो भी मैप होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि W इक्वल टू 1 अपॉन जेड, क्या ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 0z प्लस 0 अपॉन 1z प्लस 0, 1z प्लस 0। तो यहाँ से ये इस फॉर्म में आ गई, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डब्लू। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है। अच्छा, यहाँ पर ये 0 की जगह 1 आएगा, ये यहाँ पर, क्योंकि ऊपर 1 बनाना है ना हमको, तो कांस्टेंट में क्या रखना होगा, 1। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए इक्वल टू आ जाएगा 0, बी इक्वल टू आ जाएगा 1, सी इक्वल टू आ जाएगा 1 और डी इक्वल टू 0। अब देखिए ए डी माइनस बी सी इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 विच इज -1 नॉट इक्वल टू 0। तो W इक्वल टू 1 अपॉन जेड जो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन था, इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है ये, एक मोबियस या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है ना, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्वर्जन वाला कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं W इक्वल टू ए जेड, ठीक है ना, ए कोई रियल नंबर होता है, तो ए जेड को हम लिख सकते हैं ए जेड प्लस, ये हो गया ए जेड, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, इसका नाम रख देते हैं, ये हमारा था मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ए हमारा यहाँ पर रियल नंबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए जेड प्लस 0 अपॉन 0z प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी से, तो यहाँ से ए की वैल्यू तो ए ही आएगी, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, और बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये अगर ए डी माइनस बी सी करें हम यहाँ पर, ए डी माइनस बी सी, ये इक्वल टू आ जाएगा ए, और ए अगर नॉन जीरो होगा तो ये भी हमारी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी, और ए ऑलवेज नॉन जीरो ही होता है, क्योंकि अगर जीरो ले लेंगे तो W इक्वल टू 0, ये मैग्नीफाई तो होगी नहीं, ये तो ऑलरेडी जीरो फंक्शन हो जाएगी, तो ए नॉन जीरो रहेगा हमेशा। तो मैग्निफिकेशन भी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये भी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे इन्वर्जन और दूसरा कौन सा, मैग्निफिकेशन। इसी तरह से रोटेशन और ट्रांसलेशन, ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हैं हमारी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग जो बाइलिनियर का एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं कौन सा है बाइलिनियर में। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्रॉस रेशो। क्रॉस रेशो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता ही है। तो क्रॉस रेशो पढ़ेंगे हम। हमारे पास मान लेते हैं कि 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 Z3 एंड Z4। इसी तरह से इनका ऑर्डर मान लेते हैं। ठीक है ना, कि Z1 एक फर्स्ट ऑर्डर पे है, उसके बाद 2 सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ये कोई 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर इन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं क्रॉस रेशो निकालना चाहूंगा तो डिनोट करते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में लगा के, कि क्रॉस रेशो ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 इक्वल टू आता है Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 अपॉन में Z2 माइनस Z3 एंड Z4 माइनस Z1। पढ़ने के लिए इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ ऊपर आएगा 1 2 3 4 और नीचे आएगा 2 3 4 1। ठीक है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 और 2 3 4 1। तो क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट्स और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई भी जब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो प्रिजर्व करती है क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट्स। मतलब कि अगर कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू एफ जेड, ये क्या है हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो
इसके इस थ्योरम का मतलब क्या है कि ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स। मतलब हमारे पास अगर 4 पॉइंट्स ये हैं Z1 और दूसरा है Z2 और तीसरा है Z3 और Z4। अब हमने ये हमारे इनपुट की तरह काम करेंगे और इनका जैसे ही फंक्शन में वैल्यू रखूंगा तो आउटपुट आएगा। मान लेते हैं कि Z1 का आउटपुट कितना आया है, वो आया W1, और Z2 का आउटपुट आया है W2, और Z3 का आउटपुट आया है W3। ऐसे ही Z4 का आउटपुट आया है W4। तो अगर ये थ्योरम कहती है कि इन चारों का क्रॉस रेशियो जितना होगा वही इन चारों का क्रॉस रेशियो होगा। मतलब क्रॉस रेशियो ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरम, जो ऊपर थ्योरम का मतलब है वो ये है कि क्रॉस रेशियो ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड Z4 इक्वल होगा किसके, क्रॉस रेशियो ऑफ W1, W2, W3 एंड W4। ठीक है ना। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम किस तरीके से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से कि डिटरमाइन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमें फाइंड आउट करना है। दैट मैप्स, जो मैप करती है पॉइंट्स -1, 0, 1 को, जो कि जेड प्लेन में है। कहाँ मैप करती है, 0 पे करती है -1 को, और 0 को करती है I पर, और 1 को करती है 3I पर इन द W प्लेन रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। हमें यहाँ लिखना चाहिए रेस्पेक्टिवली, क्योंकि ऑर्डर बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि ये 3 पॉइंट्स जो कि जेड प्लेन के थे वो W प्लेन में मैप कर रहे हैं इन तीनों पॉइंट्स पर। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि 3 पॉइंट्स जो कि जेड प्लेन के 3 पॉइंट्स पर जो कि W प्लेन के मैप करते हैं, तो हमें वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है कि ऐसी कौन सी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंडर में ये जो 3 पॉइंट हैं जेड प्लेन के मैप हो रहे हैं इन तीनों पॉइंट्स पर। तो मैं सबसे पहले, मुझे पता है कि मैं इनका नाम रख देता हूँ, लेट Z1 इक्वल टू मान लेता हूँ अपनी तरफ से Z, एंड Z2 इक्वल टू यहाँ से शुरुआत करता हूँ -1, एंड Z3 इक्वल टू 0, उसके बाद Z4 इक्वल टू 1। ये मेरे 4 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब कि कोई भी अगर 4 पॉइंट्स तुम यहाँ ले लोगे, तुम्हें इतना तो पता ही है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व करती है। ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पॉइंट ले लिया एक Z, और 3 पॉइंट ये दे रखे हैं। इन तीनों का नाम इस तरीके से रख दिया, इसका नाम Z2, इसका नाम Z3, इसका नाम Z4। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए अब मेरे। देन W1 इक्वल टू W, W2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट्स किस पे मैप करेगा, क्योंकि Z2 है तो W2 पे मैप करेगा। ठीक है। वो हो जाएगा 0, एंड W3 इक्वल टू आ जाएगा I, एंड W4 इक्वल टू आ जाएगा 3I। देन ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है। अपनी तरफ से 4 पॉइंट में 3 तो दे ही रखे थे, एक मैंने जेड प्लेन में अपनी तरफ से मान लिया Z1 जिसकी वैल्यू है Z, और एक W प्लेन में मान लिया W के Z मैप हो रहा है W पे, और ये तो तीनों बोल ही रखे हैं। ठीक है ना। देन वी नो दैट क्रॉस रेशियो ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड Z4 इक्वल है किसके, क्रॉस रेशियो ऑफ W1, W2, W3 एंड W4। अब देखिए क्रॉस रेशियो में जो डेफिनेशन है वो लगा देता हूँ। Z1, Z2, Z3, Z4 का क्रॉस रेशियो कितना होता है, Z1 माइनस Z2 एंड Z3 माइनस Z4 अपॉन में Z2 माइनस Z3 एंड Z4 माइनस Z1। ये तो हो गया क्रॉस रेशियो ऑफ Z1, Z2, Z3, Z4 इक्वल टू किसके दे रखा है, क्रॉस रेशियो ऑफ W1, W2, W3, W4, यानी W1 माइनस W2, W3 माइनस W4 अपॉन में W2 माइनस W3 एंड W4 माइनस W1। अब देखिए सबकी वैल्यू,
जो Z1 की वैल्यू है Z, Z2 की वैल्यू है -1, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा Z माइनस -1, ठीक है। उसके बाद Z3 और Z4 की वैल्यू कितनी है? Z3 की वैल्यू है 0, उसकी वैल्यू 1, यानी 0 - 1, 0 - 1 अपॉन में Z2 कितना है? Z2 है हमारा -1 और Z3 है 0, यानी यहाँ जाएगा -1 -0। उसके बाद Z4 कितना है? Z4 है हमारा 1 और Z1 की वैल्यू है Z, यानी 1 - Z इक्वल टू W1 की वैल्यू W है माइनस W2 की वैल्यू कितनी है? W2 की वैल्यू है हमारी 0, ठीक है। उसके बाद ये हमारा W2 की वैल्यू है हमारी 0, उसके बाद W3 की वैल्यू है I और उसके बाद I - 3I, यानी W4 है 3I, तो I - 3I अपॉन W2 की वैल्यू फिर दोबारा से 0, 0 - W3 यानी I, तो 0 - I, उसके बाद है हमारा W4 - W यानी 3I - W, W4 की वैल्यू है W और W1 की वैल्यू है W, W4 की वैल्यू है 3I। अब हमें W फाइंड आउट करना है इन टर्म, W भी बोल देते हैं, ओमेगा भी बोल देते हैं वैसे, ठीक है ना। तो हमें W मान के चल रहे हैं इसको, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा Z+1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, तो ये आपस में कैंसिल आउट और नीचे बचेगा 1 + Z, सॉरी 1 - Z, नीचे बचेगा 1 - Z इक्वल टू यहाँ बचेगा तुम्हारा W और ये I - 3I -2I और नीचे ये -I बचा है इक्वल टू में यहाँ 3I - W, I से I गया, माइनस से माइनस साइन, तो ऊपर हो गया 2W अपॉन 3I - W, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में यहाँ तक तो इक्वेशन सब में ही बननी है। ये हो जाएगा Z 1 + Z लिख लेते हैं इसको, 1 + Z ओवर 1 - Z इक्वल टू 2W अपॉन 3I - W। देखिए हर एक इक्वेशन यहाँ तक तो आनी ही आनी है। अब हमें W की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ Z, तो यहाँ से एक रूल है हमारा, इस तरीके का रूल है, उसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये है अगर x अपॉन y है और इधर r अपॉन s है, इस तरीके के दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x - y और यहाँ पर x + y ऐसे ही इक्वल होगा ये r - s अपॉन r + s, ठीक है ना। ये चीज इसी के इक्वल पैरेलल काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम 1/5 को लिख सकते हैं, 2/10, दोनों फ्रैक्शन आपस में सेम है, तो यहाँ से ऊपर वाले के साथ एक बार ये घटा दो और एक बार ऊपर वाले के साथ जोड़ दो, ऐसे ही इसमें करो, तो 2 - 10 अपॉन ये बन जाएगा 2 + 10। देखिए इधर कितना बचा है -4 और ये नीचे कितना बना 7, तो ये हो गया -4 अपॉन 7 और ये कितना हो गया माइनस का 8 अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 अपॉन, ये 1/5 को मैंने लिख दिया 2/10, ठीक है ना। अच्छा ये 1 + 6 नहीं, 1 + 5 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है ना। एक मिनट, ये 1 + 5, ये नीचे बचा 6 और यहाँ पर -8/12, तो अभी भी तो ये दोनों सेम ही हैं, क्योंकि -8/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ -4/6। तो इससे ये समझ सकते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, बट सेम ही उनको सेम ही रेशो में रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, तो उससे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ऊपर एक बार जाके इसको घटा दो, यानी 1 + Z में से माइनस कर दो, 1 - Z अपॉन में जोड़ दो इन दोनों को, यानी 1 + Z प्लस 1 - Z, ऐसे ही यहाँ पर, यानी 2W माइनस कर दो 3I और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ऐसे ही जोड़ दो, यानी 2W, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस में 3I - W। तो यहाँ से हमें ये मिला, देखिए यहाँ से Z
यहाँ से 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2z अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ से मुझे मिला ये हो जाएगा तुम्हारा 3w माइनस 3i अपॉन 2w, से एक w गया तो w प्लस 3i, यहाँ से ये इक्वल टू आ गया z इक्वल टू 3w माइनस 3i अपॉन w प्लस 3i, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई भी अगर हम कर देते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा zw प्लस 3iz इक्वल टू 3w माइनस 3i, w को सबको एक तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा zw माइनस 3w इक्वल टू माइनस 3i माइनस 3iz, यहाँ से w इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, 3i प्लस 3iz अपॉन z माइनस 3, तो ये आ गई हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अगर क्रॉस रेशो का क्वेश्चन आएगा तो वो इस टाइप से ही आएगा कि 3 पॉइंट्स जो कि जेड प्लेन में होंगे, जो मैप कर रहे होंगे डब्ल्यू प्लेन में, तो इसी तरह से अपनी तरफ से एक पॉइंट जेड प्लेन में मानना है जिसकी इमेज होगी डब्ल्यू प्लेन में डब्ल्यू। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए टोटल मिला के, और ये 4 पॉइंट्स हो गए। हमें पता है कि 4 पॉइंट्स अगर डब्ल्यू प्लेन जेड प्लेन में हो और 4 पॉइंट्स डब्ल्यू प्लेन में हो जो कि मैप कर रहे हो रेस्पेक्टिवली, तो उनका क्रॉस रेशो सेम रहता है। तो क्रॉस रेशो की हेल्प से हमने ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आता है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि उसमें यहाँ कोई सा पॉइंट इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, वही सेम, और ये 3 पॉइंट है यहाँ पर z इक्वल टू 0, 1 और इन्फिनिटी, जो कि मैप कर रहे हैं किस पॉइंट पर, -5, -1 और 3 पर रेस्पेक्टिवली। तो हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले जैसा, बट यहाँ पर एक फर्क है कि यहाँ पर जो पॉइंट दे दिया हमें, इस बार इन्फिनिटी दे दिया। जब भी इन्फिनिटी इस टाइप का पॉइंट आ जाएगा तो किस तरीके से करेंगे हमें पता है। चलिए मैं सॉल्यूशन में बता देता हूँ किस तरीके से हमें करना है। मैंने मान लिया लेट z1 इक्वल टू z एंड z2 इक्वल टू 0, z3 इक्वल टू 1 और z4 इक्वल टू इन्फिनिटी, मैप्स टू द पॉइंट, मैप करते हैं w1 इक्वल टू w अपनी तरफ से मान लिया, और ये दे ही रखा है w2 इक्वल टू -5, w3 इक्वल टू -1 एंड w4 इक्वल टू 3 रेस्पेक्टिवली अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए ये 3 पॉइंट तो दे ही रखे हैं कि ये 3 पॉइंट रेस्पेक्टिवली इन तीनों पॉइंट्स पर मैप कर रहे हैं। तो एक पॉइंट मैंने z मान लिया जिसकी इमेज कितनी मान ली, w, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए टोटल जो मैप कर रहे हैं इन चारों पॉइंट्स पे, कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में। देन क्रॉस रेशो ऑफ z1, z2, z3 एंड z4 इक्वल होगा क्रॉस रेशो ऑफ w1, w2, w3 एंड w4 के। अब देखिए यहाँ से क्रॉस रेशो की जो डेफिनेशन होती है यह होती है z1 माइनस z2, z3 माइनस z4 अपॉन में z2 माइनस z3 एंड z4 माइनस z1। ये हो गया इन चारों पॉइंट्स का क्रॉस रेशो, इक्वल है किसके, w1 माइनस w2, यानी क्रॉस रेशो ऑफ w1, w3 और w4। अब सभी की वैल्यू रख दो, हमारे पास वैल्यू दे रखी है, मैं बता देता हूँ। ये होगी z1 की वैल्यू तो z ही है, उसके बाद 0, 1 इन्फिनिटी, यानी z0, 1 इन्फिनिटी, ये हो गए z1, z2, z3 और z4। ऐसे ही w1, w2, w3 और w4 की वैल्यू है, w1 की वैल्यू है w, उसकी वैल्यू है तुम्हारी -5, -1, 3, यानी
ये होगी -5 -1 और इसकी वैल्यू दे रखी है 3। सभी की वैल्यू पुट कर दो। Z1 की वैल्यू कितनी है Z, Z2 की वैल्यू 0, तो ये हो गया Z-0। यहाँ पर कितना है, अच्छा अभी हाँ इसमें जो प्रॉब्लम है वो तो मैं बतानी भूल गया, चलो याद आ गया जल्दी। यहाँ पर Z4 कितना दे रखा है, ये इन्फिनिटी। बस इसी जो भी पॉइंट तुम्हें इन्फिनिटी दे रखा हो, अगर हो सकता है W में भी दे रखा हो, यहाँ तो Z में ही है, हो सकता है W में भी दे रखा हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू नहीं रखनी है, अभी जस्ट इस ये काम करना है कि जो पॉइंट इन्फिनिटी हो उसको कॉमन लेना है, ठीक है ना। अगर वो W में हो तो W में भी, Z में हो तो Z में भी। तो क्या कौन सा पॉइंट इन्फिनिटी है हमारा, Z4। तो Z4 यहाँ से भी कॉमन निकालो और यहाँ से भी कॉमन निकालो और कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ बचेगा तुम्हारा Z1 माइनस Z2 और यहाँ Z4 आ गया बाहर, ये हो जाएगा 1 Z3। जैसे मैं इसमें से Z4 निकालूंगा तो ये बचेगा Z3 अपॉन Z4 माइनस 1 अपॉन में नीचे Z2 माइनस Z3 एज इट इज। ये इन्फिनिटी वाले केस के लिए है ओनली, ठीक है ना। अभी इन्फिनिटी Z4 है तो मैं यहीं इसी साइड से Z4 कॉमन ले रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे W2 इन्फिनिटी आ जाता तो यहाँ से W2 यहाँ से कॉमन लेते और यहाँ से कॉमन लेते, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस याद रखना है। क्रॉस रेशो में इसी तरीके के 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि जो तो या तो इन्फिनिटी वाले होंगे या बिना इन्फिनिटी वाले। तो इन्फिनिटी वालों में ये प्रोसेस फाइंड करना है हमको कि पॉइंट रखने से पहले वो चीज कॉमन ले लेनी है। तो Z4 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस Z1 अपॉन Z4। ऐसे ही यहाँ तो कोई पॉइंट इन्फिनिटी है ही नहीं तो इनको तो एज इट इज वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा W माइनस W2 की वैल्यू -5 है तो ये हो जाएगा +5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही W3 की वैल्यू कितनी है, -1 और उसकी वैल्यू है 3, तो ये जाएगा -1 -3। उसके बाद W2 की वैल्यू कितनी है -5, W3 की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस यानी -5 प्लस का 1। और W4 की वैल्यू कितनी है 3, W4 की वैल्यू है 3 और W1 की वैल्यू है W। चलिए देखिए यहाँ से Z4 से Z4 कैंसिल आउट। अब मैं इनकी वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इनकी वैल्यू रखूंगा, Z1 की वैल्यू कितनी है जी Z, उसके बाद Z2 की वैल्यू 0, यहाँ पे Z3 की वैल्यू कितनी है 1 और Z4 की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन में। यहाँ Z2 की वैल्यू कितनी है 0 और Z3 की वैल्यू कितनी है, ये रही वैल्यू, ठीक है ना, ये रही वैल्यू ऊपर स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये रही Z1 की वैल्यू Z, Z2 की वैल्यू 0, 1 फिर इन्फिनिटी। तो Z2 की वैल्यू कितनी है 0 और Z3 की वैल्यू है 1। फिर उसके बाद ये 1 माइनस Z1 की वैल्यू है Z अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, इक्वल में ये हो जाएगा W प्लस 5, उसकी वैल्यू ये -1 -3, ये हो जाएगा -4 अपॉन में माइनस के 5 प्लस का 1, ये -4 और यहाँ 3 माइनस W। इससे ये गया। अब क्या करना है हमको, ये देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 0 और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1। ऐसे ही यहाँ -1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा Z और यहाँ 1 माइनस Z अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली Z, ठीक है ना। तो यहाँ बचा Z और यहाँ पे इंटू में -1 और यहाँ -1 और यहाँ 1। इससे ये गया इधर, ये बचा W प्लस 5 अपॉन 3 माइनस W। यहाँ बचेगा Z इक्वल टू W प्लस 5 अपॉन 3 माइनस W। यहाँ कंपोनेंटो एंड डिपेंडेंटो की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा बिना उसके। अगर यहाँ पर भी नीचे Z होता तब इसमें जरूरत पड़ती, मानो यहाँ नीचे Z प्लस 1 होता तो हमें कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो मेथड लगाना पड़ता, क्योंकि W और Z को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब W एक जगह रहे और बाकी सब Z रहे। यहाँ पे W 2 जगह है, ठीक है ना, सेपरेट तो है W और Z, बस 2 जगह हैं। तो अभी हमें W को एक जगह करने के लिए कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो लगाना पड़ता अगर नीचे कुछ Z में होता, लेकिन यहाँ Z में कुछ है नहीं तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 3Z माइनस WZ इक्वल टू W प्लस 5। इस W को उधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, तो ये जाएगा 3Z माइनस 5 इक्वल टू W प्लस WZ। W उधर से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 3Z माइनस 5 अपॉन 1 प्लस Z।
तो ये होगी तुम्हारी वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंडर में ये तीनों पॉइंट मैप कर रहे थे इन तीनों पॉइंट्स पर, ठीक है ना। तो ये यूनिट 4 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्रॉस 4। उसके उससे पहले जो टॉपिक थे वो मैंने करा चुका हूँ, मिलने थॉम्सन मेथड, कन्फॉर्मल मैपिंग, ये लास्ट टॉपिक था। एक छोटा सा टॉपिक और है, डेफिनेशन मान सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट की, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारी नेक्स्ट, फिक्स्ड पॉइंट बोल देते हैं, या दूसरा नाम है इनवेरिएंट 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 पॉइंट। अब इनवेरिएंट पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो तो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये रही, बता दो मैं डेफिनेशन क्या है इनवेरिएंट पॉइंट की। देखिए, द पॉइंट्स विच कॉन्साइड the point which coincide with their transformation यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कॉन्साइड कर जाएं या वेरी नहीं करें, their transformation are called invariant point। सपोज W इक्वल टू एफ जेड, ये तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और जेड नॉट एक ऐसा पॉइंट है कि इसकी जो इमेज आई है W इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट कुछ आएगी, और वही कितनी आ जाए, जेड नॉट, ठीक है ना। तो ये जेड नॉट क्या कहलाएगा, तुम्हारा इनवेरिएंट पॉइंट, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कॉन्साइड कर जाए। मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए कि फाइंड इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ W इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन जेड। ये कोई क्वेश्चन है कि इनवेरिएंट पॉइंट को किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बस एक लाइन लिखनी है, ये वाली, फॉर इनवेरिएंट पॉइंट। तुम्हें पता है कि इनवेरिएंट पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कॉन्साइड करते हैं। फॉर इनवेरिएंट पॉइंट पुट W इक्वल टू जेड, जैसे ही W की वैल्यू है वो कितनी है, 2 माइनस 2 अपॉन जेड इक्वल टू जेड। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 2z माइनस 2 अपॉन जेड इक्वल टू जेड, यानी 2z माइनस 2 इक्वल टू जेड स्क्वेयर, बाकी सबको उधर ले जाओ, जेड स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बाई श्रीधराचार्य मेथड जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है ना। बाइलिनियर वो क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का, वो लगा दिया हमने। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 8 अपॉन 2। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस माइनस 2i अपॉन 2, यानी 1 प्लस माइनस i। तो z इक्वल टू एक बार प्लस लेने पे 1 प्लस i, और एक बार z इक्वल टू ये माइनस लेने पे 1 माइनस i। तो ये दोनों हमारे फिक्स्ड पॉइंट जो वेरी नहीं करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के अगर फिक्स्ड पॉइंट निकालने हैं तो पुट कर दो W इक्वल टू जेड और सॉल्व कर दो उसे, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी आज यूनिट 4 कंप्लीट। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचा यूनिट 4 में जो नहीं है, 5 मैंने पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आज यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सबके साथ ये वीडियो शेयर कर देना सबके साथ, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।